क्या एक दिन पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है? कभी-कभी सिर्फ एक दिन ही काफी होता है। एक ऐसा दिन जब सालों का दबा हुआ गुस्सा एक चिंगारी बनकर भड़क उठता है और उसकी आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेती है। आज हम एक ऐसे ही दिन की और उसके पीछे की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं 14 जुलाई 1789 की सुबह। जगह है पेरिस और शहर की हवा में ना एक अजीब सा डर फैला हुआ था, एक बेचैनी थी। और इस सारे डर और बेचैनी का सेंटर था ये किला, बास्तील। देखिए, ये सिर्फ पत्थर से बनी कोई मामूली जेल नहीं थी। नहीं, ये तो राजा की बेलगाम ताकत का, उसके जुल्म का प्रतीक था। और लोग इस प्रतीक से नफरत करते थे। और जैसा हम देख रहे हैं, अब वही नफरत एक तूफान बन चुकी थी। तो सवाल उठता है, उस दिन आखिर हुआ क्या था? देखिए, सब कुछ शुरू हुआ एक अफवाह से। शहर में बात फैल गई कि राजा अपनी सेना को आम लोगों पर गोली चलाने का हुक्म देने वाला है। बस इसी डर ने लोगों को एक कर दिया। करीब करीब 7,000 लोग, मर्द और औरतें, सड़कों पर उतर आए और उन्होंने अपनी खुद की एक सेना बना डाली, एक जनसेना। उन्हें चाहिए थे हथियार, और हथियार कहाँ मिलेंगे? बास्तील में। तो उन्होंने बास्तील की जेल पर ही धावा बोल दिया। जबरदस्त लड़ाई हुई जिसमें किले का कमांडर मारा गया और फिर किले को गिरा दिया गया पूरी तरह से। लोगों में गुस्सा इतना था कि उन्होंने किले के पत्थरों तक को बाजार में बेच दिया, एक यादगार के तौर पर, इस बात की निशानी कि जुल्म का राज खत्म हो गया है। यह सिर्फ एक किले का गिरना नहीं था, यह एक पूरे दौर का अंत था। तो ये सिर्फ एक किले पर हमला नहीं था, नहीं, ये तो एक पूरे सिस्टम के खिलाफ बगावत की शुरुआत थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पूरी की पूरी कौम अपने ही राजा के खिलाफ उठ खड़ी हुई? ये सब हुआ कैसे और क्यों? चलिए इसके पीछे की वजहों को जरा गहराई से समझते हैं। फ्रांस में 1789 से पहले जो सिस्टम चलता था ना, उसे ओल्ड रिजीम या प्राचीन राजतंत्र कहते हैं। और अगर इसे सीधे साधे शब्दों में समझना हो तो ये एक ऐसा सिस्टम था जो बहुत ही ज्यादा अनफेयर था, अन्याय पर टिका हुआ था। उस वक्त का जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 हिस्सों में, या कह लें कि 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था। पहले एस्टेट में आते थे पादरी यानी चर्च के लोग, दूसरे में थे नोबल्स यानी ऊंचे खानदान वाले कुलीन लोग, और तीसरा एस्टेट, उसमें थे बाकी सब, मतलब देश की लगभग पूरी आबादी। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये उस पूरे अन्याय की कहानी बस एक चार्ट में बता देता है। देखिए, पहले 2 एस्टेट्स, पादरी और कुलीन लोग, इनकी आबादी देश में 3% से भी कम थी, लेकिन देश की 35% से ज्यादा जमीन के मालिक यही लोग थे। और सबसे बड़ी बात, इन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, 0 टैक्स। वहीं दूसरी तरफ था तीसरा एस्टेट, जिसमें देश के 97% लोग आते थे। इनके पास कोई खास अधिकार नहीं थे और देश के सारे टैक्स, हर तरह के टैक्स का बोझ सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के कंधों पर था। ये जो कार्टून है ना, ये उस वक्त की कड़वी सच्चाई को बहुत अच्छे से दिखाता है। इसे मकड़ा और मक्खी कहते हैं। इसमें जो कुलीन आदमी है वो मकड़ी की तरह बस इंतजार कर रहा है, और जो किसान है वो मक्खी की तरह उसके जाल में फंसा हुआ है। किसान अपनी सारी मेहनत की कमाई, अनाज, फल, पैसा सब कुछ लाके देता है, और ये मकड़ी यानी कुलीन वर्ग उसे चुपचाप चूसता रहता है। ये उस शोषण को दिखाता है जो तीसरा एस्टेट हर रोज झेल रहा था। तो ये जो अनफेयर सिस्टम था, ये पहले से ही काफी कमजोर हो चुका था, लेकिन फिर एक के बाद एक कई मुसीबतें एक साथ आ गईं। एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म बना जिसने इस पूरे सिस्टम को टूटने की कगार पर ला खड़ा किया। साल था 1774। लुईस 16वां फ्रांस का राजा बना। उम्र सिर्फ 20 साल, पर उसे विरासत में एक ऐसा राज मिला था जिसका खजाना पहले से ही लगभग खाली हो चुका था। और ये आर्थिक तबाही कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। फ्रांस ने अमेरिकी क्रांति में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी। इस वजह से उस पर 10 अरब लिवरे का और कर्ज चढ़ गया। लिवरे उस टाइम फ्रांस की करेंसी हुआ करती थी, तो पहले से जो 2 अरब का कर्ज था उसमें ये 10 अरब और जुड़ गया, मतलब कुल 12 अरब लिवरे का पहाड़ जैसा कर्ज। अब जब सरकार की हालत इतनी पतली थी तो जो लोग उसे कर्ज देते थे उन्होंने भी मौके का फायदा उठाया। उन्होंने 10% का भारी भरकम इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया। इसका सीधा सा मतलब यह था कि सरकार की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में ही जा रहा था। तो एक तरफ तो सरकार दिवालिया हो रही थी और दूसरी तरफ आम लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। जिंदा रहना ही एक जंग बन गया था। इसी स्थिति को कहते हैं जीविका संकट।
ये एक ऐसा खतरनाक चक्र था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, हो क्या रहा था कि फ्रांस की आबादी तो बढ़ रही थी, लेकिन अनाज की पैदावार उतनी नहीं बढ़ रही थी। तो जब भी कभी सूखा पड़ता या ओले गिरते तो फसल बर्बाद हो जाती। अब अनाज कम होता तो उसकी कीमतें आसमान छूने लगती, और सबसे गरीब लोग वो तो अपनी रोज की रोटी तक नहीं खरीद पाते थे। इसका नतीजा क्या होता था? खाने के लिए दंगे, भुखमरी और बीमारियां, जिनसे हजारों लोग मारे जाते थे। तो एक तरफ तो देश कर्ज और भुखमरी की आग में जल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एक और चिंगारी सुलग रही थी। ये चिंगारी थी नए विचारों की, और ये आई थी एक नए पढ़े लिखे मध्य वर्ग और ज्ञानोदय के आइडियाज से। देखिए, तीसरे एस्टेट में ही वकील, कारोबारी और पढ़े लिखे ऑफिसर्स जैसे लोग थे। ये नया मध्य वर्ग था, और इनका मानना था कि समाज में किसी की जगह उसके जन्म से नहीं बल्कि उसकी काबिलियत से तय होनी चाहिए। मतलब किसी को भी सिर्फ इसलिए खास अधिकार नहीं मिलने चाहिए क्योंकि वो एक खास परिवार में पैदा हुआ है। और इन नए आइडियाज को आग दी उस दौर के फिलोसोफर्स ने, जैसे जॉन लॉक। उन्होंने राजा के डिवाइन राइट्स वाली थ्योरी को ही चैलेंज कर दिया। मतलब वो जो सदियों से माना जाता था ना कि राजा तो भगवान का भेजा हुआ है और उसकी ताकत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लॉक ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजा की ताकत अनलिमिटेड नहीं हो सकती। इसी बात को जॉन जाक रूसो और आगे लेकर गए। उन्होंने एक ऐसी सरकार का आइडिया दिया जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित हो। मतलब ये राजा और प्रजा के बीच का कोई रिश्ता नहीं, बल्कि जनता और उसके चुने हुए नुमाइंदों के बीच का एक समझौता होगा। सीधी सी बात, एक ऐसी सरकार जिसे लोग खुद चुने। फिर थे मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने उस वक्त नए नए बने अमेरिकी संविधान से प्रेरणा ली और पावर के बंटवारे का एक मॉडल सामने रखा। उन्होंने कहा कि सरकार की ताकत को 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ताकि कोई भी एक हिस्सा तानाशाह न बन पाए। तो अब आप देखिए, स्टेज पूरी तरह से सेट था। एक तरफ एक दिवालिया सरकार, भूखे लोग और एक अनफेयर सिस्टम था, और दूसरी तरफ आज़ादी, बराबरी और नए ख्यालों की एक जबरदस्त लहर थी। अब तो बस आखिरी टकराव होना ही था। अपना खाली खजाना भरने के लिए राजा लुई सोल्वे ने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अब उन लोगों पर भी टैक्स लगाया जाए जो आज तक टैक्स देते ही नहीं थे, यानी पादरी और कुलीन लोग। पर इस काम के लिए उन्हें मंजूरी की जरूरत थी। इसीलिए 5 मई 1789 को उन्होंने एस्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलाई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ऐसी मीटिंग 1750 सालों में पहली बार हो रही थी। लेकिन इतनी जरूरी मीटिंग में भी तीसरे एस्टेट की बेइज्जती की गई। पहले और दूसरे एस्टेट के 300-300 लोग तो आमने सामने आराम से कुर्सियों पर बैठे थे, और तीसरे एस्टेट के 600 लोगों को उनके पीछे खड़ा कर दिया गया। ये एक साफ साफ मैसेज था कि भले ही तुम गिनती में ज्यादा हो, लेकिन तुम्हारी हैसियत हमारे बराबर नहीं है। लेकिन इस बार तीसरा एस्टेट सिर्फ बेइज्जती सहने के लिए नहीं आया था। वो अपने साथ 40,000 चिट्ठियां लेकर आए थे, जिनमें उनके लोगों की शिकायतें और मांगें लिखी हुई थीं। वो सिर्फ कुछ प्रतिनिधि नहीं थे, वो लाखों लोगों की आवाज थे, और वो आवाज अब बदलाव चाहती थी। तो कहानी घूमकर वहीं आ जाती है बास्टील पर। जब वर्साई के शाही महल में बैठा सिस्टम झुकने को तैयार नहीं हुआ, तो पेरिस की सड़कों पर लोगों ने उसे तोड़ने का फैसला कर लिया। और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। जब एक टूटा हुआ सिस्टम बदलने से मना कर दे, तो आखिर लोग क्या करते हैं?